Hello dear students, I'm Himanshi. I will be teaching you civics and today we will be starting with this first chapter that is part sharing. So अभी तक हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं. पॉल साइंस के लिए डेमोक्रेसी पढ़ा है एंड रिलेटेड टू पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस रिलेटेड समथिंग. तो ऐसे आपको कुछ थॉट्स आ रहे होंगे कि पावर शेयरिंग क्या है ये. So power sharing means it itself is telling its definition, sharing of power. जब पावर शेयर होती है किसी चीज में तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग. तो हाउ इट इज कनेक्टेड टू आवर चैप्टर, हमारे चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड इट्स ओवरव्यू. ये चैप्टर किस बेसिस पे है और किससे रिलेटेड है. स्क्रॉल. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. अब इससे बढ़ के डेमोक्रेसी टर्म जैसे इंट्रोड्यूस होता है, आप अपनी पिछली क्लासेस में चले जाइए. आपने क्या पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो ऑल पावर है वो किसी एक के पास नहीं रहती है. इट इज डिवाइडेड एंड डेमोक्रेसी बेसिकली होती क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका लीडर कौन चुनता है, कॉमन पीपल चुनते हैं वाया देयर वोट. एक वोट की कितनी वैल्यू होती है तो आपको पता ही है. तो दे elect their leaders by voting. So an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. अब कैसे पावर शेयर हो रही है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या होता है ये आपने पहले पढ़ा होगा. जो लॉ बनाते हैं, जो उसे फॉलो करवाते हैं और जो ये देखते हैं कि लॉ फॉलो हो रहा है उसे जज करते हैं. जुडिशरी बेसिकली क्या करती है, जज करती है कि एग्जीक्यूटिव जो लॉ फॉलो करवा रही है दे आर राइट और इन अ राइट वे और नॉट. ओके, सो लेट्स in this and the next two chapters we will scroll up, थोड़ा सा बचा है उसमें. In this and the next two chapters, we carry the idea of power sharing forward. We start with the two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracy handled demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need of power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. अब क्या होती है पावर शेयरिंग, कैसे फॉलो हो रही है, ये हम टू स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे आगे. अब क्या है वो स्टोरी और कैसे उनका क्या इन आउटपुट है ये हम आगे दो चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. स्क्रॉल डाउन. Yeah, so first topic is Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. Belgium एक small country है यूरोप की और इसका एरिया कितना स्मॉल है, इवन द एरिया ऑफ हरियाणा जो हमारा एक स्टेट है हमारे इंडिया का, एंड उसका एरिया क्या है, बहुत कम है. तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेल्जियम का एरिया कितना होगा. इट इज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. तो इसके आसपास क्या क्या है, फ्रांस है, बॉर्डर किससे करता है, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से. इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. इवन इसकी पॉपुलेशन भी है, इसकी जनसंख्या भी है, वो कितनी है, 1 करोड़ से थोड़ी सी. और इवन हरियाणा की पॉपुलेशन के क्या है, हाफ है, उसकी भी आधी है. तो सोचिए कितना इसका एरिया है और कितनी इसकी पॉपुलेशन है. इट इज अ वेरी स्मॉल स्टेट कंट्री. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. बट जो इसकी एथनिक कंपोजिशन है इस कंट्री की ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जो लोग रहते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. अब कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज.
बाकी के 40% कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक फ्रेंच और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और जो रिमेनिंग 1% है बेल्जियंस, वो क्या है, जर्मन बोलते हैं। In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. अब ये बात क्या हो रही थी, पहले बेल्जियम की बात हो रही थी और अब बात किसकी हो रही है, ब्रुसेल्स की। और ब्रुसेल्स क्या है, इसकी कैपिटल सिटी है। इसमें 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच बोलते हैं। अब आप कुछ इसमें से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए वहां से ये वहां पे उल्टा हो रहा है। वहां कितने थे, 40% कम थे जो फ्रेंच बोल रहे थे, और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ 40% और वहाँ कितने हैं, 80% है और वहाँ कितने हैं, 40%। तो ग्रेटर हो गया, और वहाँ पे 59% है और यहाँ पे डच स्पीकिंग कितने हैं, 20%। सो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, the minority French speaking community was relatively rich and powerful. जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, और जो माइनॉरिटी में है, जो कम है, वो क्या है, रिच है और पावरफुल है। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट हुआ, सेंटेड आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। स्क्रॉल, नो नो नो, स्क्रॉल अप ओनली, और थोड़े से स्क्रॉल करना, नेक्स्ट पेज, इसी पे, लिटिल मच, yes, economic development, little much, yeah, एंड एजुकेटेड मच लेटर। जो बाद की जो कम्युनिटी, वो बहुत उन्हें बेनिफिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट बहुत बाद में मिला और उन्हें भी एजुकेशन बहुत बाद में मिली। दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। और अब अगर किसी चीज में कुछ वो हो जाता है, आई मीन अगर एक के पास कोई चीज है और दूसरे के पास नहीं है, तो कुछ टेंशंस होती हैं, या मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है, ऐसे ही इस ग्रुप्स में हो रही थी। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में टेंशंस हो गई 1950s एंड 1960s में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। वो जो एक्यूट टेंशन थी वो कहाँ थी, ब्रुसेल्स में। अब यहाँ पे क्या हो जाए कि इसकी एक स्पेशल प्रॉब्लम आ रही थी, क्या, तो डच स्पीकिंग पीपल कंटिन्यूड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी कंट्री में तो मेजोरिटी में थे, बट इस कैपिटल सिटी में क्या थे, माइनॉरिटी में थे। तो यहाँ पे सब उल्टा हो रहा था। अगर वो वहां पे मेजोरिटी में अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि दे हैव पावर एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। सो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री, श्रीलंका। अब श्रीलंका, अब एक अलग कंट्री है श्रीलंका, अब उसकी प्रॉब्लम क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एक आइलैंड नेशन है, पानी, समुद्र में ऐसा आइलैंड है, और ये कुछ किलोमीटर दूर है तमिलनाडु से। इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। एंड इसकी पॉपुलेशन क्या है, अबाउट 2 करोड़ पीपल, हरियाणा की सेम। Like other nation in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. अब साउथ एशिया में बहुत सारे रीजन्स हैं ऐसे, इसमें जो श्रीलंका है उसकी क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है डाइवर्स है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे भी रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर 74%। अब जो मेजर सोशल ग्रुप है सिन्हाला स्पीकर्स का, वो कितने हैं, 74% है। तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18% है। अमंग तमिल देयर आर सब डिवीजन। अब तमिल्स में भी क्या है, सब डिविजन्स हैं। पहले तो आप पढ़िए दो तरह के स्पीकर्स, सिन्हाला और तमिल, 74% एंड 18%। स्क्रॉल डाउन, या इट्स फाइन।
Among Tamils there are two subgroups. Tamil, अब तमिल्स में भी क्या है, दो सब ग्रुप आ जाते हैं, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री एंड इंडियन तमिल्स। अब एक तमिल जो उसी कंट्री में रह रहे हैं और एक जो इंडियन तमिल जो इंडिया से मूव करके गए हैं। स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सा और, या आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल नेटिव्स हैं जो वहां पे ही रह रहे हैं उन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, और वो कितने हैं, 13% हैं। The rest whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और बाकी के तमिल जिनके जो फोरफादर, जिनके एंसेस्टर्स हैं, वो इंडिया से मूव किए थे श्रीलंका में एज अ प्लांटेशन वर्कर। जो प्लांटेशन में लोग वर्क करते हैं उन्हें हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country। जो श्रीलंकन, अब अभी हम मैप देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ में है एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। अब एज अ रिलीजन पे क्या डिवीजन हुआ कि जो सिन्हाला स्पीकिंग है वो बुद्धिस्ट है और जो तमिल है वो हिंदूज हैं या तो मुस्लिम्स हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। एंड इवन रिलीजियस ग्रुप पे हमारे पास 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। Just imagine what could happen in situation like this। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। अब बेल्जियम में क्या हो सकता था कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले सकती थी अपनी मेजोरिटी का और फोर्स सकती थी क्या फ्रेंच पीपल पे, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे अपनी, मतलब जो भी उसे करवाना हो वो जो भी फोर्सफुली वो करा सकती थी। बट दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज फर्दर। बस इसमें क्या होता कि कम्युनिटीज में क्या आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। आई थिंक हमने कुछ मिस तो नहीं किया। नो इट्स फाइन आई थिंक। This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels। अब इसमें क्या होता है, एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है क्योंकि ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल सिटी है, उसका अलग केस है। तो दोनों साइड, दोनों स्पीकिंग कम्युनिटी ब्रुसेल पे अपना कब्जा करने के लिए सोचते हैं। और ऐसे ही in श्रीलंका, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire nation। ऐसे ही श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी है जो मेजोरिटी में है, तो वो अपनी विल, अपनी मनमानी कर सकती है पूरी कंट्री पे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्री। तो अब हमें दो केसेस पता चल रहे हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों कंट्रीज में क्या क्या होता है। स्टोरी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। एंड इट्स एथनिक कंपोजिशन आई नो थोड़े से डिफिकल्ट है, हम नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे जिससे आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये क्या होता है? श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। अब श्रीलंका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कंट्री बन गई थी 1948 में। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे, अब वो मेजोरिटी में तो पहले से थे, तो उन्होंने अपना डोमिनेंस बना लिया। डोमिनेंस क्या होता है? किसी चीज को डोमिनेंट डोमिनेंट होना, कोई ज्यादा पॉपुलेशन है किसी की या फिर जिसके पास ज्यादा पावरफुल है। ओके, as a result the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। इसलिए जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने एक मेजोरिटेरियन सीरीज को अपनाया अपनी सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने में। कि सिन्हाला ग्रेट हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में है, इसलिए जो वो चाहेंगे वही होगा कंट्री में, इवन दे आर डेमोक्रेटली इलेक्टेड। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language disregarding Tamil। 1956 में एक एक्ट आया जिसने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और तमिल पर कोई भी ध्यान नहीं दिया।
The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जिनमें ओनली जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं, जो सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें ही यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिलेंगी, उन्हें ही गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब रिलीजियंस की भी बात आ गई कि जो स्टेट है उसमें क्या होगा, बुद्धिज्म ही माना जाएगा, बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो किया जाएगा. All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation. अब गवर्नमेंट ऐसे ऐसे मेजर्स ला रही थी जिससे वो क्या दिखाना चाह रही थी कि जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है दे आर ग्रेट और वो डोमिनेंट है कंट्री में, और इवन इट्स डेमोक्रेटली इलेक्टेड कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर भी मेजोरिटेरियनिज्म है जो मेजोरिटी में है उसकी चल रही है. थोड़ा स्क्रॉल डाउन. अब इससे क्या हुआ, एक एलिनेशन की फीलिंग आ गई. जो तमिल्स थे, नो थोड़ा सा इतना नहीं ऊपर, अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, तो श्रीलंकन तमिल सोच रहे थे ये तो उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इवन वो मेजोरिटी में है तो वो रूल करेंगे, दिस इज नॉट गुड. They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बुद्धिस्ट सिन्हाला इसमें मतलब लीड कर रहे हो जो उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव हो, उनके कल्चर की भी थोड़ी वैल्यू करे कि हाँ दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमें इनको भी वैल्यू देनी चाहिए, इन्हें भी पोजीशन देनी चाहिए, इन्हें भी इनका राइट देना चाहिए. ऐसा नहीं हो रहा था. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा स्क्रॉल अप करना, स्क्रॉल अप, नॉट डाउन, अप, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन. या government policy denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. इवन क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही थी वो उन्हें पॉलिटिकल राइट इक्वल नहीं दे रही थी, उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, एक भेदभाव की भावना थी जिससे उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी, और जो उनका इंटरेस्ट था उसे इग्नोर किया जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दे बिलोंग टू द अदर रिलीजन or they are not Sinhala speaking. As a result, the relations, scroll down. As a result, the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over time. अब जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो जो रिलेशंस था सिन्हाला में तमिल में वो धीरे धीरे खराब होता गया. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. अब श्रीलंकन तमिल्स भी कब तक चाहते, उन्होंने भी क्या किया, पार्टीज बनाई, स्ट्रगल्स किए कि उन्हें भी एज ए इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनकी तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाना चाहिए, और जिससे उन्हें एक रीजनल ऑटोनॉमी मिल सके. रीजनल ऑटोनॉमी क्या होती है कि आपको एक इंडिपेंडेंट पावर मिल सके. लाइक अभी तक वो लोग किस पे, सिन्हाला पे डिपेंड थे, उनके पास स्वतंत्र नहीं थे. अब उन रीजनल मतलब रीजन से भी जो रीजनल होता है उनका उसमें भी ऑटोनॉमी हो एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. अगर वो जॉब्स और एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो उन्हें उसमें इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए जो सिन्हाला को मिल रहा था, जो सिन्हाला बोल रहे थे लोग उन्हें मिल रहा था. बट द demands for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. अब जिसमें जो उनकी डिमांड थी ऑटोनॉमी की वो धीरे धीरे मतलब डिनाइड होती रही, मतलब उस पर किसी ने फोकस नहीं किया. By 1980, several political organizations were found demanding an independent Tamil Ilam. फिर उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, मतलब जो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, और उन्होंने डिमांड किया कि एक तमिल इलाम होनी चाहिए, एक अलग से तमिल इलाम होनी चाहिए इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में. एंड ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई in different parts of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. अब जो distrust था मतलब अब उन दोनों कम्युनिटीज में कोई ट्रस्ट नहीं रह गया था, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया.
इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और इसी से क्या होने लगी, सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है, जो वॉर हमारे इनसाइड कंट्री एंड अमंग्स इट्स पीपल होती है। तो एक ही कंट्री के लोगों के बीच की वॉर, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब इससे क्या हुआ, जो बहुत सारे लोग थे, थाउजेंड ऑफ पीपल, दोनों कम्युनिटी के मारे थे। इससे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, बिकॉज उन्हें राइट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने उन दोनों कम्युनिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उससे इतने सारे लोगों की जानें चली गई। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. बहुत सारी families को तो निकाल दिया गया कंट्री से forcefully and बहुत सारे लोग अपनी livelihood खो बैठे। You have read chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा श्रीलंका के एक्सीलेंट रिकॉर्ड में, मतलब कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है। But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. लेकिन सिविल वॉर के कारण क्या हो गया, एक टेरिबल सेटबैक हुआ, मतलब सोशली भी लोगों को हानि हुई, कल्चरली भी हुई एंड इकोनॉमिकली। मतलब अब अगर वॉर होगी तो कुछ अच्छा तो होगा नहीं, बुरा ही होगा, तो पैसे की भी बर्बादी होगी। तो यही हुआ, तो इसका कोई एडवांटेज निकल के नहीं आया। तो सिंपली हमने श्रीलंका में क्या पढ़ा कि श्रीलंका में दो ग्रुप्स थे, और जिसमें जब उन्होंने मेजोरिटेरियन, जो मेजोरिटी में थे, उन्होंने अपना फोर्सफुली लोगों पे अपनी विल देनी चाहिए, तो लोगों ने मना किया एंड इससे क्या हुआ, एक डिस्ट्रस्ट बिटवीन हुआ टू कम्युनिटीज में और एक वॉर हुई एंड इससे बहुत सारी लोगों को हानि हुई। तो अब हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में क्या होता है, स्क्रॉल डाउन। yes. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. अब जो बेल्जियन लीडर थे उन्होंने एक दूसरा पाथ चूज किया। क्या उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग रीजन रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह के पे लोग रहते हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटीज भी आएंगी और उनमें कोई मतलब डिफरेंस होगा, दे आर नॉट सेम। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. फिर उन्होंने 1917 से 1993 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार क्या किया, अमेंड किया, चेंज करते रहे, कि एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम वर्कआउट हो पाए जिससे जो सारे लोग हैं पीसफुली रह सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाया। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. So, some special laws require the support of majority of members from linguistic group. अब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों जो ग्रुप्स हैं उनमें कुछ मतलब मेंबर्स स्पेशल लॉ के लिए मतलब रिक्वायर होंगे, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, वो हेल्प करेंगे। एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरी, इसलिए कोई भी जो सिंगल कम्युनिटी है वो अपना डिसीजन यूनिलेटरी मतलब नहीं बना पाएगी, कोई एक ही डिसीजन नहीं ले सकता। जब सबका प्रेफरेंस होगा, जब सारे लोग जो डिसीजन मानेंगे, दैट विल बी ओनली फॉलोड अप। फिर आता है सेकंड वन, many parts of the central government have been given to state government of the two regions of the country. जो बहुत सारी पार्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मेन गवर्नमेंट की, वो किसे दे दी गई हैं अब स्टेट गवर्नमेंट्स को, दोनों रीजन्स की, जिससे वो अपना यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट हो सके, वो दूसरे पे डिपेंड ना हो सके। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब स्टेट गवर्नमेंट है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रही। अब ये नहीं है कि हर एक काम करने के लिए उस सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होगी, राइट। सो यहाँ पे पावर का डिवीजन हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है,
Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. और ब्रुसेल्स की एक अलग गवर्नमेंट थी जिसमें जो दोनों कम्युनिटीज थी उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन था कि दोनों कम्युनिटीज के जो लोग होंगे वो इक्वली होंगे. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. अब फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में थे ब्रुसेल्स में, बट उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा डच स्पीकिंग कम्युनिटी को, क्योंकि डच स्पीकिंग जो कंट्रीज में थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था फ्रेंच स्पीकिंग को. तो एक यहाँ पे क्या हो गया, एक बैलेंस बन गया बोथ द कम्युनिटीज के बीच में. इससे क्या हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो लड़ाइयाँ थी, वो कम हो गई और कम क्या, इवन रिड्यूस, बहुत एट अ लोअर एक्सटेंट तक रिड्यूस हो गई. जब दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे तो क्या कोई लड़ाई का चांस आ सकता है? नहीं आ सकता है. So let's move down. Scroll down. Apart, अब फिर इसका next point आता है. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. अब central government और state government के अलावा भी एक third kind of government आई. This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. अभी community government बन गई जिसमें मतलब जो different community मतलब के लोग आते थे और ये मैटर नहीं करता था वो किस रीजन में रह रहे हैं, बस दे आर just banded together with the same community. The government has a power regarding cultural, educational and language related issue. अब उनके पास किससे related पावर थी, वो culturally जो things हो रही हैं उस पे उनकी पावर है, educational things, language related issues. तो that is also has its own value. उसकी भी एक अलग value थी जो central government और state government के अलावा form हुई थी. You might find the Belgium model very complicated. It indeed is very complicated. तुम्हें लगा होगा कि हाँ बेल्जियम का मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. Yes, in reality it is very complicated even for people living in Belgium. जो बेल्जियम में लोग रहते थे उनके लिए भी ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. But these arrangement have worked well so far. लेकिन जो ये अरेंजमेंट उन्होंने तब किए थे वो अभी तक अच्छे से होते आ रहे हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू नहीं बन रहा है. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. अब इससे क्या हेल्प हुई, एक तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई भी टेंशंस नहीं आई, और दूसरा क्या है कि जो लिंग्विस्टिक लाइंस पे उनका डिवीजन हुआ वो भी पॉसिबल हो पाया. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. जब बहुत सारी कंट्रीज यूरोप की आई एक यूरोपियन यूनियन फॉर्म करने के लिए तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चूज किया गया. अब सी द एडवांटेजेस ऑफ the work which is done in Brussels in Belgium. अब बेल्जियम के लोग ने अच्छे से वर्क किया, उन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखा इन कम्युनिटीज जो हमारी रिलीजियस थी और सब कुछ अच्छा चलता रहा एट द एंड तक. बट इन द केस ऑफ श्रीलंका क्या हुआ कि उनमें टेंशन आ गई, सिविल वॉर हुई जिससे उनका ही सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली लॉस हुआ. सो आई थिंक ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. And we will end this in this lesson. And अब next lesson से हम next part cover करेंगे. Hope so ये आपको power sharing का समझ आ गया होगा. And if you still have any doubt, you can ask us in our chat box or like if you ask in our app. It's related